प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने विद्याकुल परिवार में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सभी लोग? आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सागर आप बताओ कैसे हो? सर आपका क्लास 7 बजे कीजिए प्लीज़ सर। अच्छा 7 बजे कर दें? मेरी भी इच्छा है 7 बजे कर दूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ना 7 बजे मेरी एनडीए की चलती है, तो मैं एनडीए पढ़ाता हूँ ना 7 बजे, तभी वो चल रही है। एनडीए वाला बैच ख़त्म हो जाए तो 3-4 दिन में फिर हम बात करेंगे टीम से कि सुबह 7 बजे कर दें, ठीक है? एनडीए वाला बैच ख़त्म हो जाए फिर हम बात करते हैं टीम से कि सुबह कर देते हैं, ठीक है? ठीक है सर, आपका क्लास कीजिए प्लीज़ सर। क्लास ही तो करने आए हैं ना जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ तौसीफ़ कैसे हो? सर सबका चैट आ रहा है सर, चैट आ रहा है तो चैट ना बंद हो जाएगा, रुको थोड़ा सा मेक चैट प्राइवेट अगर मैं कर दूँ। अब बताओ, अब बताओ क्या है साइन? अब भी आ रहा है चैट? अब बताइए कि अब भी आ रहा है चैट? 2 घंटे रोज़ क्लास चाहते हो आप? अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है सर 2 घंटे रोज़ क्लास चाहिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा सर, हम ओंकार वाले हैं, बहुत बढ़िया है बाबू। ठीक है, आई लव यू सर, लव यू टू तौफीक। नहीं आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब भैया सभी लोग क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कल हमने एक प्रॉमिस किया था, कल एक वादा किया था कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाएंगी उस पर आप सतत एकदम बढ़िया से फोकस के साथ पढ़ोगे, और फिर क्लास के बाद क्या करोगे, चीज़ों का रिवीजन करोगे, ठीक है ना? तो आप रिवीजन भी करोगे। मेरा अपडेट नहीं आया, आ जाएगा बाबू, कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है? कुछ दिनों में आपका अपडेट आ जाएगा, तो परेशान मत होने की ज़रूरत है, कुछ दिनों में अपडेट आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, हैप्पी टीचर डे कल के लिए, बढ़िया है। चैट बंद हो गया है, कुछ बच्चों का चैट बंद हो गया है, कुछ बच्चों में अपडेट आ चुका है, कुछ बच्चों का चैट बंद हो गया है, कुछ बच्चों का भी चैट बंद नहीं हुआ होगा, उनका अपडेट नहीं आया होगा, ठीक है? तो अपडेट आ जाएगा, परेशान मत हो, 1-2 दिन में सब में अपडेट आ जाएगा, ठीक है? आप अपना अपडेट कर लेना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? सर नेहा लिख रही है आप कितना मेहनत करते हो, अभी हुंकार से आए हो। नहीं दीदी, आपको नहीं पता है, मैं सुबह 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे एनडीए पढ़ाया हूँ। 2 घंटे एनडीए की क्लास, 9 बजे, 9 बजे के बाद मैं पढ़ाता हूँ कहाँ पे पता है? मेरा शेड्यूल जान लोगे तो डर जाओगे, रोने ना लगो कहीं। देखो, 7 से 9 कहाँ पढ़ाता हूँ पता है? एनडीए में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद 9 से 10 कहाँ पढ़ाता हूँ? हुंकार 12th वाले को पढ़ाता हूँ, हुंकार 12th वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? और 10 से 11 कहाँ पढ़ा रहा हूँ? आप में पढ़ा रहा हूँ, मास्टर में, मास्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? 11 बजे भी रुकता नहीं हूँ, 11 से 12 फिर एक क्लास लगी है, कहाँ पे? क्लास 11th वाले, इनका भी तो हुंकार चलता है ना क्लास 11th वालों का। मैं सीधा 12 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो आप सोचो कि आपकी क्लास आखिरी क्लास है, नहीं, आपके बाद मेरी एक और क्लास है 11th वालों की। बात समझे? बात समझे? मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, 12 बजे तक पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो आगे देखें, आज स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करें भाई। तो भैया मास्टर बैच है, पावर्ड बाय विद्याकुल, आपको पता है इंडियाज़ फर्स्ट एआई बैच है, बहुत ही शानदार सा बैच है यार, मज़ा आ जाएगा इसमें, है ना? कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें आ गई है, पहली बार तो बैच में फील आ रहा है ना, पहली बार बैच में फील आ रहा है। और ये फील क्या है? रीकैप, रीकैप यानी कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलो भाई बता दो जल्दी से, पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने आवेश की परिभाषा देखी थी सबसे पहले, आवेश की क्या देखी थी? परिभाषा जानी थी, ठीक है? उसके अलावा क्या जाना था? हमने आवेश का मात्रक जाना था, मात्रक जाना था आवेश का क्या होता है, आवेश का मात्रक जान लिया था, है ना? आज इस पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह जानेंगे क्या होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र तक कोशिश रहेगी कि हम पहुंच जाएं, कोशिश रहेगी, फिर से मैं कह रहा हूँ, आज हमारी कोशिश रहेगी कि कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र, ये सारे टॉपिक हम लोग कर लें। तारा एआई नहीं है, आ जाएगा बाबू, 2-3 दिन रुको, मुश्किल से मुझे जहाँ तक कहा गया है, जो मैंने अखिल भैया से बात करी थी, उन्होंने कहा था सर कि धीरे धीरे सारे बच्चों में आएगा, पैनिक ना करें, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे सारे बच्चों में आ जाएगा, 1-2 दिन का समय लगेगा, और तारा एआई भी धीरे धीरे सारे बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो भी नया है, जब छोटा बच्चा होता है तो आपको पता है ना, उसका बड़ा केयर करना पड़ता है, तो अभी नया नया वो बना है, उसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, तो जाके वो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, है ना? उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान डालना पड़ेगा। बहुत सारा ज्ञान हमने उसको दे के भेजा है तारा एआई को, लेकिन उसमें अभी भी
आप लोग उसमें जब उसको इस्तेमाल करोगे धीरे धीरे तो और ज़्यादा वो सफल बनेगा और ज़्यादा शानदार बनेगा। ठीक है, आ रहा है, मान के चलिए कि 3-4 दिन 5 दिन लगेगा सब तक पहुंचने में। ठीक है, अपडेट आ जाएगा सब में, फिर सब में स्टार्ट हो जाएगा तारा एआई भी। ठीक है, चलो तो कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। भैया पहले क्वेश्चन आंसर पे करेंगे क्योंकि कल की क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, तो कुछ चीजें पढ़ ली थी। हाँ भैया अभिषेक आपका कमेंट आ रहा है हमारे पास, आपके साथ में ही नोट करेंगे। नहीं हमारे साथ नोट मत करना प्यारे बच्चे, बहुत वो हो जाएगा। सर आपका हैंड का चोट खत्म हो गया, मेरे हैंड में नहीं लगा था, शुभम सर के हैंड में लगा था। सर हुंकार वालों को नहीं मिल सकता है क्या तारा एआई? अंशु बाबू तुम तो यहाँ हो तो तुमको क्या जरूरत है हुंकार की? सर इसमें पूरा सिलेबस किया जाएगा, बिल्कुल इंडिया बिहार पूरा सिलेबस किया जाएगा 15 नवंबर तक। मैंने आपको कल ही बताया था 15 नवंबर तक इसमें पूरा सिलेबस आपका खत्म कराया जाएगा। 15 नवंबर के बाद से आपको मिल जाएगा संघर्ष बैच। कौन सा बैच मिल जाएगा? 15 नवंबर के बाद आपको संघर्ष बैच मिल जाएगा, फ्री बिल्कुल। संघर्ष बैच क्या मिलेगा? बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस बैच में आपका रिवीजन कराया जाएगा। इस बैच में क्या कराया जाएगा? आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। कब तक? 1 जून तक। 1 जून के बाद से आपको क्या मिल जाएगा? सॉरी 1 जनवरी तक। 1 जनवरी तक। 1 जनवरी के बाद से आपको क्या मिलेगा? टारगेट 95 बैच मिलेगा, जिसमें आपकी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 15 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। 15 नवंबर के बाद से रिवीजन स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से आपका मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपके एग्जाम तक। ये है पूरा सीक्वेंस, समझ गए हो? अब बार बार मत पूछना, कल भी बताए थे फिर बताना पड़ रहा है। क्यों? कल की क्लास क्यों नहीं किए थे ध्यान से? कल की क्लास ध्यान से नहीं किए थे ना, नहीं तो पूछते ना। चलो, एक चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है? नहीं भैया, एक चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ है। कल से स्टार्ट हुआ था, आज से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, कल से स्टार्ट हुआ था। सर अब ये पढ़ाते हैं तो हुंकार छोड़ दूं सर? ऋषि कुमार कह रहे हैं अगर वहाँ बैकलॉग नहीं लगा है तो मत छोड़ भाई, वहाँ ही पढ़ ले। ठीक है, अगर वहाँ बैकलॉग लग गया है तो यहाँ पढ़ लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे बातें कर, देखो अब बातें अपनी बंद कर दो प्लीज़। अब बातें बंद कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। सर 80% प्लस नंबर चाहिए, मुझसे हो पाएगा? भैया हमसे तो हो पाएगा, हम तुमको 95 प्लस वाला कंटेंट देंगे। हम जो आपको देंगे 95 प्लस वाला कंटेंट देंगे। आपसे हो पाएगा कब? जब आप पढ़ी हुई चीज को ध्यान दोगे क्लास में, इसको फिर से रिवीजन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, याद करोगे, रिवीजन करोगे, याद रखोगे, रिवीजन करोगे, फॉलो करोगे, 95 प्लस पा जाओगे। नहीं फॉलो करोगे 80 भी नहीं आ पाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। झूठी आस झूठी उम्मीद क्यों ही दूं तुमको? अगर मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, मेरे साथ मेहनत करोगे तो 95 प्लस भी तुम्हारा ला के दिखाऊंगा, इतनी गारंटी है। मैं कोई झूठी आस झूठी उम्मीद नहीं देने वाला टीचर हूँ। ठीक है, एकदम सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे साथ मेहनत कर लिए तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों के बारे में बताइए। तो अगर आपसे 2 मौलिक गुण पूछ ले तो आप क्या बताइएगा? पहला बताइएगा कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है सर? संरक्षित का मतलब होता है आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। संरक्षित का माने क्या होता है? ना उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है। आपने कल देखा था, आपने क्या देखा था कि एक बॉडी पर जितना चार्ज प्लस में है, दूसरी बॉडी पर उतना ही चार्ज माइनस में है। दोनों को जोड़े तो टोटल चार्ज फिर से जीरो हो गया, फिर से जीरो हो गया। तो नेट चार्ज तो जीरो ही है ना। आवेश क्या पैदा हुआ है क्या? आपका जवाब होगा नहीं सर, बॉडी में पहले से था आवेश, वही ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, कोई पैदा नहीं हो रहा ना। मान लो मैं यहां पे भर लूं 1 बोरा आलू, 1 बोरा आलू यहां पे भर लिया। मान लो 1 बोरा में 3 आलू हैं, यहां पे मैंने भर लिया 3 आलू और 3 आलू इसमें, 3 आलू इसमें, टोटल 6 आलू। ठीक है, अब मैं इस बोरा से आलू निकाल के इसमें डाल दूं, इस बोरा से आलू निकाल के इसमें डाल दूं। एक में आलू ज्यादा हो गया, एक में आलू कम हो गया। तो क्या आलू कोई पैदा हुआ या आलू कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, आलू तो सिर्फ एक से निकाल के आपने दूसरे में डाला है। ठीक है ना, ना पैदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसी को कहते हैं संरक्षण, यानी कि ना तो पैदा हो रहा है ना नष्ट हो रहा है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, स्थानांतरित हो रहा है बस। ठीक है, इसी को कहते हैं संरक्षित। ठीक है ना, तो आवेश कैसा है प्यारे बच्चे? संरक्षित हो रहा है, आवेश संरक्षित होता है। अच्छा, योगात्मक होता है, इसका क्या मतलब हुआ?
योगात्मक होता है, इसका क्या मतलब हुआ? एडिटिव इन नेचर, अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव इन नेचर। एडिटिव क्या होता है बाबू? एडिटिव मतलब होता है, मान लो एक बॉडी है, मान लो एक क्या है? बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, बॉडी मतलब समझ रहे हो? मान लो ये बोतल है, मान लो ये पेन है, कोई भी बॉडी हो सकती है, पेन, बोतल, माउस, यहाँ पे हमारे पास जो जो दिख रहा है, वहाँ पे माउस दिख रहा है, ये भी क्या है? एक बॉडी है ना, है, ये भी एक बॉडी है, ठीक है। हम पूरे के पूरे एक बॉडी हैं। यहाँ पे जो माइक लगा है ये भी एक बॉडी है, ये पेन भी एक बॉडी है, हर चीज़ दुनिया में एक बॉडी ही तो है ना? बात समझ में आया नहीं आया? सर ये क्वेश्चन नोट करूँ? बिल्कुल नोट कर लो बाबू। सर नोट्स कैसे बनाएं? जो चीज़ लिखी है इसी को कॉपी में नोट कर लो, इसी को याद कर लो, यही नोट्स है तुम्हारी। जो चीज़ पीपीटी में लिखाई जा रही है इसी को कॉपी में लिख लीजिए, इसी को याद कर लीजिए, यही एग्जाम में पूछा जाएगा, हो गई नोट्स। इसी को करिए रिवीजन बार बार, 10 बार 10 बार 10 बार, इसी को करिए रिवीजन। तो भैया क्या हो गया? आवेश योगात्मक होते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो एक बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे चार्ज हैं बॉडी के अंदर। आपको निकालना है, बताइए इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, कुल चार्ज कितना है। तो कुल आवेश निकालने के लिए आप क्या करते हो? कुल आवेश निकालने के लिए आप सारे आवेशों को जोड़ देते हो भाई, Q1, Q2, Q3, Q4, सबको जोड़ दिया बड़े आसानी से। इसी को कहते हैं आवेश योगात्मक होता है। इसी को क्या कहते हैं? आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक मतलब आसानी से योग किया जा सकता है, आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो बोलते हैं आवेश योगात्मक होता है। बात समझे? तो इतना आसान है बाबू। आगे देखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? यहाँ विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं क्यों पूछ ले, कहोगे किसी विलगित निकाय में। विलगित निकाय जानते हैं? कौन बच्चा जानता है विलगित निकाय? विलगित निकाय मतलब होता है, आप कभी स्कूल में ऐसा देखे होंगे, स्कूल में ऐसा कोई बच्चा होता है जो किसी से बात नहीं करता, जो किसी को टिफिन नहीं देता, एकदम अलग थलग रहता है सबसे, अपना चुप्पा अपना कॉपी किताब लेके पढ़ेगा ना, किसी से बोलेगा ना, किसी से कुछ करेगा। मास्टर आएंगे, मास्टर के पास जाए गुड मॉर्निंग मास्टर करके फिर उसके बाद बैठ जाएगा, उसके बाद ना किसी से बोलेगा ना बातचीत करेगा, एकदम सबसे अलग थलग रहेगा। तो कोई ऐसा बॉडी जो सबसे अलग थलग है, जो किसी दूसरी बॉडी के साथ संपर्क में नहीं है, एक ऐसी बॉडी जो सबसे अलग थलग है, जो किसी दूसरी बॉडी के साथ संपर्क में नहीं है, टच में नहीं है, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे आइसोलेटेड बॉडी, विलगित निकाय। क्या बोलोगे? विलगित निकाय बोलोगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आवेश का क्वांटमीकरण होता है, बिल्कुल होता है, आवेश का क्वांटमीकरण भी होता है। क्वांटमीकरण कोई Q बराबर एनी होता है ना, उसी को क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना निशा? चलो, तो यहां तक हमने सीख लिया। आइसोलेटेड सिस्टम जान गए, एक आवेश है जो बिल्कुल अलग थलग है, जो किसी के साथ संपर्क में नहीं है, बेचारा अलग है, ठीक है सबसे, ठीक है ना। उसके भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है। कुल आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अतः साधारणतया ना तो आवेश की सृष्टि की जा सकती है, ना तो आवेश को उत्पन्न, सृष्टि माने ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, ना तो पैदा कर सकते हो, ठीक है, और ना तो क्या कर सकते हो, ना ही इसे नष्ट कर सकते हो। उत्पन्न मैंने गलत लिख दिया क्या जी? उत्पन्न, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हो। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्या? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। 2 बार परीक्षा में पूछा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है प्यारे बच्चे, ठीक है। सर हम हुंकार बैच का नोट्स लेकर के बैठा हूँ, मास्टर बैच का जो पढ़ा रहे हैं तो क्लिक करता जाऊँ। ए भैया अरफत इरशाद, ठीक है, देखो पढ़ो सब, ठीक है। अगर ये सब तुम्हें नोट है पहले से तो नोट मत करो, इसको रिवीजन करो मालिक। सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं होता है, एक बात हमेशा याद करिए, कॉपी में लिख के सजा के रख देना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि हम उसको बार बार रिवीजन करें ताकि भूलें ना। अब कल की क्लास में जो पढ़ाया था कितने बच्चों को याद है? पूछूंगा अभी, कोई चीज़ तो सुना नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करके आए हो। हमेशा पिछली क्लास का रिवीजन करके तब अगली क्लास में आया करिए। ये नियम बना लीजिए कि पिछली क्लास का हम रिवीजन करके तब अगली क्लास में बैठेंगे तो हमें समझ में चीज़ें ज़्यादा आएंगी। नियम बनाइए, ठीक है। चलिए सर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन मिल के बनाएंगे एक कूलम आवेश।
कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके बनाएंगे एक कूलम आवेश? तो हम कहते हैं भैया n इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे एक कूलम आवेश। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे एक कूलम आवेश। बात समझे? कैसे करोगे? n इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम आवेश बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान बताओ, सॉरी यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, यहाँ पे रख दिया एक। n इलेक्ट्रॉन मिलकर बना रहे हैं एक कूलम आवेश। कह रहा है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया बराबर एक कूलम आवेश, ठीक है। अब बराबर n बराबर बताओ क्या हो जाएगा? बाबू ये गुणा में है तो इधर आएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। आपको पता है 10 की घाते -19 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 10 की घाते -19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घाते +19 बन जाएगा। 1 में 1.6 इंटू में 10 की घाते बन गया +19। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर यहाँ तक आ गया। 1/1.6 पता है कितना होता है? 1/1.6 होता है बाबू 0.625। कितना होता है? 0.625। ठीक है, 1/1.6 डिवाइड करोगे इतना मिलेगा, गुणे में 10 की घाते 19 मिला हुआ है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए, पॉइंट अगर आगे भागेगा एक डिजिट, पॉइंट अगर एक डिजिट आगे भागा तो पॉइंट को अगर तुम एक डिजिट आगे रखोगे तो 19 से हो जाएगा 18, एक कम हो जाएगा। अगर पॉइंट को एक आगे करोगे तो पावर भी एक कम हो जाएगी, पॉइंट को एक आगे करोगे पावर भी एक कम हो जाएगी, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 19 से 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके बनाएंगे एक कूलम आवेश। कितना इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? एक कूलम आवेश बनाएंगे। ठीक है, डन है सर। किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। कह रहा है इतना इलेक्ट्रॉन दिए हैं एक बॉडी को, एक बॉडी को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिए बाबू बताओ? पहले ये अनाविष्ट थी, अनाविष्ट का मतलब जानते हैं? उदासीन बॉडी थी। पहले ये बॉडी कैसी थी? उदासीन थी। हमने इसको इतना इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इसको हम फिर से बताएं, हम ना बताओ, फिर से तुम देखो, बोर्ड पे देखो, अपने से समझो। अपने से जब तुम दिमाग लगाओगे बोर्ड पे देख के समझने का तो तुम्हें आएगा समझ। देखो मैंने सॉल्व कर दिया, बोर्ड पे देखो, पढ़ो, सॉल्व देखो कैसे किए हैं हम, पढ़ो देखो कैसे किए हैं। क्योंकि मैं अगर समझा दूंगा, मैं समझा सकता हूं फिर से, लेकिन मैं समझाऊंगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप दिमाग लगाओ सर ने कैसे किया है, मैं उस तरीके से कॉपी में करूंगा, मुझसे हो जाएगा। मैं फिर से नहीं बताऊंगा, यही समझना है तुम्हें, यही समझना है। देखो मैं फिर से बता सकता हूं, आप फिर से सुन भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अगले प्रश्न में आप मुझसे फिर से पूछोगे, क्योंकि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो मैं साइड हट गया हूं, आप देखो सर ने कैसे किया है, अब उसी हिसाब से करना है। एक बार देखो, मैं साइड हट गया हूं, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखो ध्यान से कि मैंने कैसे किया है, आपको उसी हिसाब से करना है। सबने देख लिया? आगे बढ़े, देख लिया? सर सिर्फ इसी बैच से 475 प्लस आ जाएगा ना? प्लीज सर बताइए। आपकी मेहनत से आएगा बेटा 470 प्लस। रेनू दीदी आपकी मेहनत से आ जाएगा 470 प्लस, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया? लक्ष्य ने आंसर भी दे दिया यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर 19 की जगह 18 कैसे हुआ? अर्चना दीदी बताए थे, सोचो, दशमलव एक डिजिट आगे शिफ्ट हुआ है कि नहीं? 0.625 में दशमलव एक डिजिट आगे शिफ्ट होकर 6.25 हो गया। जब दशमलव एक डिजिट आगे जाएगा तो 19 से 18 हो जाएगी पावर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है नहीं है? लास्ट में बता दीजिए। बता दिया बेटा लास्ट में, अब कितनी बार बताऊं मैं? बता तो दिया, दशमलव एक डिजिट आगे जाएगा तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, दूसरे का आंसर 10 की घाते -19 होगा। पिटाई हो जाएगी तुम्हारी 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो ध्यान से। अब इसको, एक उदासीन वस्तु है, इसको 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो आपने इसको दी है बेचारे को। ये उदासीन वस्तु थी, इसको इतना इलेक्ट्रॉन थमा दिया, इतना इलेक्ट्रॉन थमा दिया, तो ये कैसी हो जाएगी बॉडी? ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बॉडी? अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन थमा दोगे इतना सारा, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी ऋणावेशित हो जाएगी ना? हाँ सर, अगर इतना इलेक्ट्रॉन दे दोगे बॉडी को तो बॉडी ऋणावेशित हो जाएगी बेचारी।
ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, तो Q बराबर N इंटू ई, ठीक है। अब N का मान कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन आपने दिया है, आप कहोगे सर हमने इलेक्ट्रॉन दिया था 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इंटू में E का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो 10⁻+19 और 10⁻−19 क्या हो जाएगा, 10⁻+19 10⁻−19 कट जाएगा, मतलब कटेगा क्या, 10⁻0 आ जाएगा, 10⁻0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1.6, क्या बचेगा सिर्फ 1.6 कूलम। तो बॉडी पर कितना आवेश आ जाएगा, 1.6 कूलम का ऋणावेश, बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1.6 कूलम का ऋणावेश आएगा। क्लियर बात समझ में आई, कितने बच्चों को आई, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि एक बॉडी पर अगर मैं इतना इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो बॉडी पर कितना ऋणावेश आ जाएगा, तो आंसर होगा 1.6 कूलम का ऋणावेश आ जाएगा। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा यार, रिकॉर्डेड वीडियो भी आएगा, सब कुछ आएगा, क्यों नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं बाबू। अच्छा एक एग्जांपल मैं एक आपको और देख के जाता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, अपने से प्रैक्टिस करना, होमवर्क क्वेश्चन है, अपने से प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना अपने से। जैसे मान लो एक बॉडी है, उदासीन बॉडी है, ये बॉडी कैसी है, उदासीन है, ठीक है, उदासीन है। अब इसमें से हमने निकाल लिए, क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मान लो निकाल लिए इलेक्ट्रॉन 1000 की संख्या में इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, या 1000 सॉरी जानना ज़्यादा हो गया, मैं इसमें क्या देता हूँ, चलो निकाल लिया 5 5 × 10⁻6, 5 × 10⁻6 संख्या में इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बाहर, 5 × 10⁻6 संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। इतना इलेक्ट्रॉन मैंने इस बॉडी से बाहर निकाल लिया, पहले उदासीन थी, फिर इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। अब बताओ इस बॉडी पर कितना धनावेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा ना। अगर किसी उदासीन वस्तु से तुम इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो बॉडी के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, बॉडी के ऊपर आ जाएगा धनावेश, बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश। आपको बताना है कि कितना धनावेश, Q का मान कितना होगा, कितना धनावेश बॉडी के ऊपर आएगा अगर मैं उस बॉडी से 5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो। बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, बताओगे कमेंट बॉक्स में, बता दो यार, मजाक मत करो, मजाक मत करो, बता दो शांति से, इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। भैरव ए भैया तब है IPI 400+, जब तक तुम एक सॉल्व करोगे, करके दिखाओगे हमको। तरन्नुम देखो आंसर भी दे दी, वाह तरन्नुम खातून बहुत बढ़िया, जो बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है वो तो सही आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया, तुरंत करने वाली चीज है, बिल्कुल सही। आगे देखो, अगला देखो, अगला सॉल्यूशन देखिए, कूलॉम का नियम समझने की कोशिश करिए, कूलॉम का नियम। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टे दे कूलॉम, बहुत बड़ा नाम था, चार्ल्स ऑगस्टे दे कूलॉम, ठीक है। अच्छा इन्होंने ना कूलॉम का नियम दिया, क्या दिया, कूलॉम का नियम दिया, ठीक है। नागेंद्र का भी आ रहा है, नागेंद्र कुमार @gmail, हाँ सर इसका वीडियो कब डालते हैं, वीडियो शायद 1 घंटे बाद डल जाती है, 1 घंटे बाद एप्लीकेशन पे आ जाती है। साउंड कम है भैया, यार साउंड अपने मोबाइल का थोड़ा तेज कर लो, मेरा ऑपरेटर तो कह रहा है साउंड तेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो लक्ष्य हो गया सबका ना, डन हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए, यस या नो, बोलो हाँ, हाँ सर आगे बढ़िए, आगे बढ़े। एक बार बता दीजिए, क्या बता दूं, इसको मैं बता दूं तन्नू, इसको बता दूं, इसको मैं क्यों बताऊं भाई, यहाँ पे मैं आवेश Q बराबर क्या लिखूंगा, N इंटू में E लिखूंगा, है ना, N इंटू में E, कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकाले हो, कहोगे सर 5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है ना। अब 1.6 का 5 से गुणा करोगे 16 पंचे 80, 8 आएगा, 1.6 का 5 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। गुणे 10⁻10 कितना हो जाएगा 6 और -19, 6 में से -19 घट गया, 6 -19, 6 में से 19 घटाओगे कितना, 6 7 8 9 10⁻13, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, इतना कूलम आवेश आएगा।
और इतना कूलम का क्या आएगा, धनावेश आएगा बॉडी पे, इतना कूलम का धनावेश आएगा। लो आ रहा है साउंड, अरे यार इस साउंड का क्या व्यवस्था है। एक बार साउंड देख लो यार, एक बार साउंड देख लो। नैना माइनस में आएगा बेटवा, नैना माइनस में आएगा। आंसर क्या होगा सर? तो हम क्या बता रहे हैं, हिंदी भाषा में तो आंसर लिखे हैं शुभम कुशवाहा जी, आंसर लिखा तो है, आंसर लिखा तो है जी, देखो ना आंसर लिख दिया। चलो अब आगे देखते हैं यार, बातचीत बंद, आगे देखो क्या लिखा है। कूलॉम का नियम, कूलॉम बाबू क्या बताते हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता है। कूलॉम क्या कहते हैं, ठीक है, व्याख्या यहां पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कूलॉम का नियम बड़े ध्यान से देखना। कूलॉम भाई साहब कहते हैं कि पहला यहां पे कोई एक चार्ज लो, ये क्या है, कोई एक आवेश, आवेश कितना है इसका Q1। एक दूसरा आवेश यहां पे लो, ये दूसरा आवेश क्या है Q2। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। दोनों माइनस माइनस है तो दोनों एक दूसरे को क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तब भी दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। यानी बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, खींचने वाला फोर्स, ढकेलने वाला फोर्स। तो फोर्स लग रहा है ना, एक खींचने वाला लग रहा है, प्लस माइनस है तो खींचने वाला फोर्स लग रहा है, प्लस प्लस है तो धकेलने वाला फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है हमारे। तो इसका मतलब हम क्या समझे सर, इसका मतलब आप ये समझिए कि Q1 और Q2 अगर कोई आवेश रखे होते हैं पास पास अगर आवेश रखे हैं, साउंड कम है, अब भाई साउंड ठीक है, ठीक है ना, साउंड ठीक है, अपने मोबाइल का तेज कर लीजिए, साउंड ठीक है, OBS वाला देख लिए साउंड सब ठीक है, ठीक है, डन डन डन। चलो भाई, नैना दीदी साउंड कम नहीं है, साउंड ठीक है। चलो आगे देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कुछ तो दूरी है ना दोनों के बीच में, हाँ सर कुछ दूरी है, कितनी दूरी है, लेट से इनके बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। कितनी दूरी मान लें इनके बीच में, R दूरी मान लेते हैं, ठीक है सर। दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी R मान लेते हैं। तो भैया अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे, तब भी दोनों धक्का ही मारेंगे, दोनों बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमने बात करी थी कल की नहीं करी थी, बताओ। अगर समान परिमाण के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगा के धक्का मारेंगे। और अगर एक नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है दूसरा वाला भी नेगेटिव है, दोनों को पास पास रखोगे तब भी दोनों बाहर की तरफ धक्का मारेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, पास पास रख दिए हो, तो दोनों अंदर की तरफ एक दूसरे को खींचेंगे। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, यहाँ भी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यहाँ फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। तो कोई भी दो आवेश अगर पास पास रखे होंगे तो उनके बीच फोर्स लगेगा ही लगेगा, या तो वो ढकेलने वाला लगेगा या तो खींचने वाला लगेगा, फोर्स तो लगेगा। कूलॉम बाबू यही फोर्स कितना लगेगा यही बताते हैं। कूलॉम बाबू क्या बताते हैं, कितना लगेगा फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, ये बताने का काम कौन करते हैं, कूलॉम बाबू करते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? फोर्स कितना लगेगा दो आवेशों के बीच में, ये बताया कूलॉम ने, ठीक है। अच्छा क्या बताया कूलॉम ने, कूलॉम ने कहा कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहली चीज उसने बताई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ सर, Q1 Q2 के गुणनफल पे निर्भर करेगा इसके बीच जो बल लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत आसान हुआ। क्या मतलब हुआ आसान, जैसे देखो मान लो Q1 का मान मैं रख दूं 2 और Q2 का मान मैं रख दूं 3, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है।
3, इसको मान मैंने 2 कूलम रखा, इसका मान मैंने 3 कूलम रखा, तो 2 कूलम और 3 कूलम का गुणा किया तो 6 आया। अगर मैं इसका मान मैं 10 कूलम कर दूं और इसका मान मैं 20 कूलम कर दूं तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का गुणा बढ़ जाएगा प्यारे बच्चे तो इनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। इन दोनों का गुणा अगर बढ़ गया तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इनके बीच ज्यादा बल लगेगा कब, जब इनका गुणा बढ़ जाएगा। यानी Q1 और Q2 का जो गुणा है उसका मान अगर बढ़ाए तो इनके बीच लगने वाला बल का मान भी बढ़ जाएगा। किसने बताया? किसने बताया? कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने बताया। अच्छा, पहली चीज ये बता दी। दूसरी चीज क्या बताई? दूसरी चीज बताई कि जो इनके बीच लगने वाला जो बल है ना, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे लिखते हैं कि बल जो है व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, जो भी r डिस्टेंस है ना इनके बीच में, r दूरी है ना दोनों आवेशों के बीच की, इसका वर्ग करो और इसका उल्टा कर दो। इसको क्या कहते हैं? दोनों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आई? तो इसको इन दोनों इक्वेशन को मतलब इन दोनों से समीकरण बनाते हैं। इसको पहला समीकरण बना देते हैं, इसको दूसरा समीकरण बना देते हैं। ठीक है, इसको दूसरा समीकरण बना देते हैं। 2 समीकरण बनते हैं कुल मिला के। पहला कि दोनों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोलते हैं कौन? कूलम भाई साहब बोलते हैं। ठीक है, तो कूलम भाई साहब ने 2 नियम बताए थे। ठीक है, इन्हीं दोनों नियम से निकल के आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ऊपर रख देते हैं और कहते हैं नीचे रख दो अपना r²। ये अब अच्छा मुझे ये बताइए आप सभी, अगर मैं कहीं पर रख दूं 6 अनुक्रमानुपाती 3, तो क्या तुम इसका ये मतलब लगा लोगे कि 6 बराबर है 3 का? 6 अनुक्रमानुपाती 3 है का मतलब क्या होता है? क्या ये मतलब होता है 6 बराबर है 3 के? कहोगे नहीं सर आप पागल हो गए, क्या 6 कैसे 3 के बराबर हो सकता है? 6 बराबर नहीं हो सकता 3 के। तो इसका क्या अर्थ होता है 6 अनुक्रमानुपाती है 3 के? इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि अगर तुम 3 को बढ़ा के 4 कर दोगे तो 6 भी बढ़ करके 8 हो जाएगा। यानी एक साइड बढ़ाओगे दूसरा साइड भी बढ़ जाएगा। और अगर एक साइड को घटा करके 2 कर दिए तो ये भी घट करके 4 हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है कि अगर बायां पक्ष बढ़ाओगे दायां पक्ष भी बढ़ जाएगा, बायां पक्ष घटाओगे दायां पक्ष भी घट जाएगा। अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है। कभी भी अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये नहीं होता कि दोनों बराबर हैं, ये कभी नहीं होता। अर्थ समझ में आया अनुक्रमानुपाती का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है इसके बदलने पर ये भी बदलेगा, इसके बदलने पर ये भी बदलेगा। ये अगर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ये घटाओगे तो ये भी घट जाएगा। ठीक है, कभी भी बराबर होना अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर तुम बराबर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो बराबर? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे होगा बराबर? बराबर तब होगा जब इसके साथ यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा। मतलब किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर के लिए, यहाँ पर भी वही से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी वही से मल्टीप्लाई। तो किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जगह जगह पे बराबर करने के लिए। अगर मुझे बराबर करना है दोनों पक्ष तो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए बिना बराबर नहीं हो सकता। बात समझे ना? जब तक तुम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक बराबर हो नहीं सकता। तो ये कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा बाबू जब बराबर करना होगा तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर ये कहते हैं स्मॉल के। ये छोटा अक्षर का के है। छोटा अक्षर का जो स्मॉल लेटर का के होता है वो ऐसे बनता है। जितना अच्छी जल्दी सीख लो अच्छी बात है। छोटा अक्षर का के ऐसे बनता है बाबू। ठीक है, तो ये छोटा अक्षर का के बना है, स्मॉल लेटर के। स्मॉल लेटर के बना है Q1 Q2 अपॉन में r², Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है सर, ये बातें सीख ली हमने, यहाँ तक सीख ली। हाँ सर, अब ये जो के का मान होता है प्यारे बच्चे, अब उसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि आखिरकार ये के होता क्या है। ठीक है, इस के बारे में थोड़ा सा जानिए। जैसे आपने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट का एक मान था। आपने देखा था कांस्टेंट का क्या था? एक मान था प्यारे बच्चे, मान था। आपने देखा था? हाँ सर देखा था। अगर कांस्टेंट का एक मान था तो यहाँ पे के का भी मान होना चाहिए। के का मान कितना होना चाहिए? के का मान होता है 9 × 10⁻⁹।
के का मान कितना होता है, एक्सपेरिमेंट करके कूलॉम ने दुनिया को बताया कि इस के का जो मान होगा, कांस्टेंट का जो वैल्यू होगी वो होगी 9 × 10⁻9। अच्छा, मात्रक कितना होगा इसका, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में कूलॉम स्क्वायर। ठीक है सर, समझ गया। के की वैल्यू हमने निकाल ली, के का मात्रक निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे अब बात करते हैं प्यारे बच्चे। के अगर निकल गया तो सुविधा के लिए बाद में वैज्ञानिकों को लगा कि थोड़ा सा ना, अगर इसके बीच में दो आवेशों के बीच में मैं कोई चीज़ डालने लग जाऊं, मान लो इसके बीच में कोई दीवार खड़ी कर दिया, मान लो इसके बीच में कोई पानी डाल के चला गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई तेल डाल दिया, यहाँ पे कोई कागज़ भर दिया, तो अगर दो आवेशों के बीच में मैं कोई कागज़ वगज भर दूँ, कोई कांच रख दूँ, तो इनके बीच में क्या बल उतना ही लगेगा जो इतना पहले लग रहा है, या बदल जाएगा बल? वैज्ञानिकों ने थोड़ा और प्रयोग किया यार, अभी तो सिंपल था, फिर उन्होंने कहा थोड़ा सा और प्रयोग करके चेक करते हैं, थोड़ा सा और मजा लेते हैं इसका। उन्होंने थोड़ा सा और मजा लिया इसका। जब थोड़ा सा और मजा लिया इन्होंने, तो पहले उन्होंने क्या किया, बाबू देखते जाना, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आवेश था Q1, यहाँ पे आवेश कौन सा है, Q1 है, यहाँ पे आवेश आप कह रहे हो Q2 है, इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। लेकिन अगर इसके बीच में मैं कोई माध्यम भर दूं, माध्यम मतलब क्या, कागज भर दूं, कांच भर दूं, तेल भर दूं, पानी भर दूं, इसके बीच में मैं कुछ डाल दूं आवेशों के बीच में, तो आवेशों के बीच में कोई माध्यम अगर भर दिया जाए, माध्यम रख दिया जाए, ठीक है, ठीक है ना, कोई माध्यम रख दिया जाए आवेशों के बीच में, यहाँ पे कोई एक माध्यम रख दिया जाए, ये क्या है, कोई एक माध्यम है। इस माध्यम को पूरा नाम पता है क्या कहते हैं, इस माध्यम, चूंकि ये माध्यम हमारा किसका बना हुआ है, यहाँ पे आपने कोई एक पदार्थ डाल रखा है, अब वो पदार्थ सारे के सारे कुचालक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थ हैं। तो कुचालक पदार्थ हैं ये सब के सब, तो इसलिए इनको दूसरा नाम इनका दिया जाता है परावैद्युत पदार्थ। क्या कहते हैं, चाहे आप इसे कुचालक पदार्थ कह लो, लेकिन कुचालक ज़्यादातर नहीं कहते हैं फिजिक्स में, इसमें कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कागज हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज़ें परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में डाल दिया गया। ठीक है, जैसे ही डाला गया प्यारे बच्चे, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है ना, तुरंत ही कम हो गया। फोर्स की वैल्यू इनके बीच जो पहले बल लग रहा था, अब वो कम बल लग रहा है। परावैद्युत पदार्थ डालने पर, मैं यहां लिख दे रहा हूं पूरी चीज, डालने पर आवेशों के बीच कम बल लगता है। आवेशों के बीच कितना बल लगता है, कम बल लगता है। पहले के मुकाबले, पहले की तुलना में कम बल लगता है, कम बल लगता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ डालने पर आवेशों के बीच पहले की तुलना में कम बल लगता है। सीधी सी बात है, हमने ये चीजें समझ ली। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इसको जब हटाया गया, तो वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि परावैद्युत पदार्थ अगर मैं नहीं भी डाल रहा हूं, तो इसके बीच में वायु तो है ही है ना, वायु तो है ही है। मान लो इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं डाल रहे दो आवेशों के बीच में, लेकिन वायु तो है ना, वायु को कैसे नेग्लेक्ट करें हम, वायु तो है। हाँ सर, वायु है। अगर वायु भी नहीं है तो इनके बीच में निर्वात तो है, कुछ ना कुछ तो इनके बीच में है, निर्वात है। वायु नहीं है तो निर्वात है, कुछ ना कुछ तो है। अगर इनके बीच में कुछ ना कुछ है, दोनों आवेशों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, वायु भी नहीं रहेगा तो निर्वात रहेगा, कुछ तो रहेगा। इसके लिए इन्होंने तब के की जगह पर, तब इन्होंने क्या किया, के की जगह पर एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, के की जगह पर एक नया मान रखने की कोशिश करी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसको कहा गया निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है बाबू, इसको कहा गया निर्वात की विद्युतशीलता, की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अच्छा, निर्वात की विद्युतशीलता मतलब जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात होगा तब एप्सिलॉन नॉट आप रखोगे। जब दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा, निर्वात होगा, तो आप क्या रखोगे, एप्सिलॉन नॉट रखोगे। ठीक है,
तो भैया अगर दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है तो के की जगह पे 1/4πε0 रख लिया, और चूंकि इसकी का मान आपने के की जगह पे आपने इसको रखा है, तो के का मान आप जितना रखते हो 9 × 10⁻9 ये पूरा आप रख दोगे, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछे एग्जाम में, आपसे ये पूछा गया है 1/4πε0 का मान एग्जाम में आपसे पूछा है, तो आप कहोगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, के 1/4πε0 का मान पूरा पूछा है। तो सर एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका भी कुछ मान होता है? बिल्कुल बाबू, इसका भी मान होता है। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका मात्रक बड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक 2 होते हैं, इसके 2 मात्रक हैं। कौन कौन से? इसकी पहला मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति में न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक मात्रक है, और लगा के लिख दूं, अथवा लगा के लिख रहा हूं, दूसरा मात्रक होता है फैरेड प्रति मीटर। क्या होता है? फैरेड प्रति मीटर। 1/4πε0 r अपॉन में, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? देखो c बराबर है, 1 मिनट इसका मान देखते हैं, c बराबर कितना हो जाता है? r अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। चार पाइप एप्सिलॉन नॉट आर होता है, सॉरी 4π एप्सिलॉन नॉट, हाँ, फैरेड पर मीटर। तो क्या हो जाएगा? फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर, फैरेड मीटर -1, इसी को कहते हैं फैरेड प्रति मीटर। क्या पढ़ते हैं उसको? फैरेड प्रति मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट के 2 मात्रक हो गए, मान देख लो एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फैरेड प्रति मीटर। इसके 2 मात्रक होते हैं, 2 मान होते, मतलब एक मान होता है, 2 मात्रक होते हैं एप्सिलॉन नॉट के। कब लगेगा एप्सिलॉन नॉट? बताओ जल्दी से। एप्सिलॉन नॉट तब लगेगा जब 2 आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है तब, ठीक है। तो वायु या निर्वात है 2 आवेशों के बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा तब। वायु या निर्वात की उपस्थिति में बताओ, वायु या निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात में बल कितना लगेगा आप बताओ? वायु या निर्वात में बल कितना लगेगा बताओ? ये हो गया आवेश Q1, ये हो गया आवेश Q1, और ये हो गया आवेश Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। इनके बीच में क्या है? वायु या निर्वात है, तो इनके बीच बल कितना लगेगा? F वायु, मतलब वायु में जो बल लगेगा 2 आवेशों के बीच में, 2 आवेशों के बीच में वायु है या निर्वात है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे 2 आवेशों के बीच में वायु मान लो, चाहे निर्वात मान लो, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा 1/4πε0, और कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। इस 1/4πε0 कहाँ से कहाँ पे आ गया? k की जगह पे आ गया, k की जगह पे लिखा गया 1/4πε0, और इसका मान कितना है? 9 × 10⁻9। फिर से एक बार पूरा चीज़ देख लो बाबू, पूरा चीज़ फिर से देख लो, क्या क्या मैंने बताया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 आवेश Q1 Q2 r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 बना, इस समीकरण से बना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ऊपर रखा, r स्क्वायर नीचे रखा, बराबर किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट k आया, ठीक है, बराबर किया तो कांस्टेंट k आया। k का मान होता है 9 × 10⁻9, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इनके बीच में मैं कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दूंगा। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कागज, तेल हो गया, ठीक है ना, पानी हो, पानी भी एक तरीके से माना जा सकता है परावैद्युत पदार्थ के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डाल देते हैं, प्लेटों, ग्लास, कांच, कांच भी एक प्रकार से परावैद्युत मान सकते हो। तो 2 आवेशों के बीच में अगर तुम कोई भी परावैद्युत पदार्थ डालोगे तो इनके बीच क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में कम बल लगेगा। क्या लगेगा? कम बल लगेगा, ठीक है। k की जगह पे रखा 1/4πε0, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को फैरेड प्रति मीटर भी कहते हैं, ठीक है। वायु या निर्वात में बल कितना लगेगा? जब 2 आवेशों के बीच में वायु या निर्वात होगा तो फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। सौरभ भैया कॉल मी, अरे लक्ष्य बाबू का कॉल करें। इतना समझ में आया जितना पढ़ाए हैं? जितना पढ़ाए हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से एक आध 2 क्वेश्चन बताओ फटाफट से, एक आध 2 क्वेश्चन बताओ फिर फटाफट, चलो जल्दी से बताओ। कूलम बल होता है, कूलम बल क्या होता है बताओ? केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल। केंद्रीय मतलब कि आवेशों के केंद्र पे लगता है, और एक प्रकार का विद्युत बल भी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा
ए और बी दोनों, मतलब कितना भी बड़ा आवेश होगा ना, मान लो इतना बड़ा आवेश, इतना बड़ा आवेश है, तो इसके सेंटर टू सेंटर लगता है, केंद्रीय बल को ये कहते हैं, इसके सेंटर टू सेंटर लगता है, ये इसके सेंटर को खींचता है, उसके सेंटर को खींचता है, ढकेलेगा भी तो सेंटर टू सेंटर ढकेलेगा, बात समझे ना, तो केंद्रीय बल होता है, ठीक है, केंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रिक फोर्स होता है, और क्या होता है एकदम, और विद्युत बल तो है ही है। निर्वात में परावैद्युतांक का मात्रक, ये वास्तव में निर्वात की परावैद्युतांक यानी कि आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर, ठीक है, 2015 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया तो विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। पहले उनके बीच बल F लग रहा है, दो आवेश हैं बाबू, दो आवेश हैं Q1 Q2 और R दूरी पर रखे हैं, इनके बीच पहले बल कितना लग रहा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इतना बल लग रहा है। फिर कह रहा है इनके बीच की दूरी के क्या कर दो, दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी कर दोगे तो R/2 हो जाएगा, R/2 ना हो जाएगा, तो बल कितना हो जाएगा F डैश बराबर K, आवेश तो उतना ही है Q1 Q2, आवेश उतना ही है Q1 Q2, दूरी को आधा कर दे रहे हैं, तो R/2 का होल स्क्वायर कर दोगे, R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, R²/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा R²/4, कितना लिखोगे R²/4। अभी बटे का 4 कहाँ से ले जाओगे, बटे का 4 घूम के ऊपर हुआ चला जाएगा, जब ये घूम के ऊपर चला जाएगा बाबू, घूम के ऊपर चला जाएगा, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, पता है, 4 को आगे गुणा करके लिख दो, 4K Q1 Q2 अपॉन में R², ऐसे। बात समझ में आया नहीं आया, कितने बच्चों को आया समझ में, मैंने क्या बताया, मैंने कहा इन दो आवेशों के बीच में पहले बल इतना लग रहा है, फिर कह रहा है दूरी को आधा कर दो, R/2 कर दो, R/2 करोगे तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर करोगे तो R²/4 हो जाएगा, 4 घूम के ऊपर चला आया। अब ये क्या है बाबू, ये तो पुराना वाला बल मिल गया हमको, ये तो पुराना वाला बल मिल गया, यानी कि बल कितना हो गया 4F, यानी 4 गुना हो गया बल, कितना हो गया सही आंसर 4F, बल कितना हो गया बाबू 4 गुना हो गया, ठीक है, सी होगा, क्या बात है, सी बता रहे हैं, कितना खुशी की बात है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, फैरेड प्रति मीटर, क्या हो जाएगा फैरेड प्रति मीटर, ठीक है, देख लो परीक्षा में पूछा है भाई, कितनी बार पूछा है, सॉरी सर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझो बेटा, एक बार फिर से समझो, वीडियो एक बार फिर से देखना, ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से देखना। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है सर, ये एप्सिलॉन आर का क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर के बारे में थोड़ा सा जान लो बाबू। एप्सिलॉन आर बाबू क्या होता है ना, हवा में, हवा का जो एप्सिलॉन, हवा का जो मान होता है ना, हवा का एप्सिलॉन, हवा का एप्सिलॉन एक तरीके से होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पहले तो ये जान लो, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन की जगह भी हम एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, कट के आ जाता है 1। कोई पूछे हवा का बताइए एप्सिलॉन आर, तो हवा का एप्सिलॉन आर पूछे तो आप कहोगे सर 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, ठीक है, हवा का एप्सिलॉन आर 1 होता है, ठीक है। चलो अब संबंध Q बराबर एनी में n का मान निम्नलिखित में कौन संभव नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो भी नहीं सकता, बताओ, कल बताए थे ना 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ट्रांसफर, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल नहीं है, सही आंसर होगा 4.2, कह रहा है संभव नहीं है n का मान, n का ये वाला मान संभव नहीं है, देखो कह रहा है ना कौन सा n का मान संभव नहीं है, 2021 से पूछा है, तो आप कहोगे 4.2 संभव नहीं है n का मान। आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, क्या होती है आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता के बारे में थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है, व्याख्या कर दे रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया माध्यम डालने पर, दो आवेशों के बीच में अगर आप माध्यम डाल दोगे तो क्या होगा, दो आवेशों के बीच माध्यम डालने पर, है ना, दो आवेशों के बीच माध्यम अगर आप रख दोगे तो, माध्यम वो भी कौन सा, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दो माध्यम डालने पर, ठीक है। अब माध्यम में आपने वायु या निर्वात नहीं रखा है, अब कोई दूसरा माध्यम लेकर के आए हो, पहले वायु या निर्वात था लेकिन अब वायु या निर्वात नहीं है, अब कोई दूसरा माध्यम आप लेके आए हो, ठीक है, तो जब दूसरा माध्यम लेकर के आए हो तो इनके बीच में जो मान लो ये आवेश Q1 है, ये आवेश क्या है Q1 है भाई साहब, और ये आवेश क्या है Q2 है आवेश, और इनके बीच की दूरी कितनी है R दूरी है, लेकिन इसके बीच में आपने क्या भर दिया,
कोई एक माध्यम भर दिया, माध्यम में पानी भर सकते हो, इसके बीच में पानी, कांच भर सकते हो, कागज भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो। अब अगर दो आवेशों के बीच में आपने कुछ भर दिया तो इनके बीच जो बल का फॉर्मूला हो जाएगा, माध्यम डालने पर जो बल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लगा था, हमने क्या लगाया था, देखो कहाँ गया जी, यहाँ पे देखो हमने क्या लगाया था, जब इनके बीच में वायु थी तो, इनके बीच वायु थी तो हमने क्या लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, तो इसको एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। तो जब इनके बीच में वायु था तो इनके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चे अगर इनके बीच वायु ना हो, कोई माध्यम हो, क्या है इनके बीच में, कोई माध्यम है। अब माध्यम हो अगर इनके बीच में तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, एप्सिलॉन लिखते हैं, सिर्फ जीरो नहीं लगाएंगे। कोई माध्यम आ जाएगा तो यहाँ पे हम जीरो नहीं लगाएंगे, वहाँ 4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे बस, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसे समीकरण 2 बना देना, इसे समीकरण क्या बना देना, 2 बना देना। अच्छा यही चीज तुमको मैं एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चे, इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, इस एप्सिलॉन को कहते हैं, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसको कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, इसको कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है सर, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है सर, माध्यम की विद्युतशीलता आ गई। तो एप्सिलॉन का मान अलग होगा, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान अलग होगा, निर्वात के लिए फिक्स है, बाकी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है। जैसे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, तो इसका मान कांच के लिए अलग हो जाएगा, पानी के लिए अलग हो जाएगा, तेल के लिए अलग हो जाएगा, कागज के लिए अलग हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का मान सारे अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है सर, समझ गए। अब यहां पे बात ये आती है प्यारे बच्चे कि एप्सिलॉन तो माध्यम की विद्युतशीलता हो गई और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। इन दोनों विद्युतशीलताओं का जब आप अनुपात लेते हो, तो अनुपात माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात लेते हो तो एप्सिलॉन आर मिलता है। इसे कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक यानी कि एक प्रकार से अनुपात होता है, एक प्रकार से क्या है, अनुपात है, इसे कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर है, एप्सिलॉन आर क्या हो गया, आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गया। तो कोई पूछे अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है तो आप कहोगे क्या होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता, कहोगे सर माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, ये होता है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा, हमने अभी पढ़ाया। चलो सर आगे देखते हैं, इसको बताओ, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहा जाता है, भाई कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करता है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, बता पाओगे आप सभी, इसका जवाब आप बताओ। देखो मैं इसका यहाँ पे ये क्यू का मान दिया है प्यारे बच्चे, क्यू बराबर n इंटू में ई, सॉल्व करके अपने से निकाल के बताना, क्यू बराबर n इंटू में ई, ठीक है। क्यू का मान आपको दिया है 8 कूलम, 8 बराबर, मुझसे n का मान पूछ रहा है प्रश्न में, मुझसे n का मान पूछ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो इसको सॉल्व करके मुझे इसको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है, सॉल्व करके मुझे बताना सही आंसर कौन सा होगा, ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चे। ये इसका एक छोटा सा क्या है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना। कहेगा कूलॉम के नियम की सीमा बताइए, प्रश्न पूछ लेगा आपसे परीक्षा में कूलॉम के नियम की सीमा बताइए, तो आप कहोगे कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमा है, कौन कौन सी सीमा है, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेश यानी कि बहुत छोटे छोटे चार्जों के लिए लागू होता है, बहुत बड़े बड़े विशालकाय आवेशों के लिए लागू नहीं होता है, छोटे छोटे आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लागू होता है, बहुत बड़े बड़े चार्जों के लिए लागू नहीं होता। पहली चीज, या स्थिर आवेश, स्थिर माने क्या होता है, रुके हुए आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लागू होता है। कोई आवेश अगर चल रहा है, तुम चलते हुए आवेशों के बीच पूछो भैया कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में, तो आप कहोगे कूलॉम के नियम से हम नहीं निकाल सकते, फिर
कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा कि दो चलते हुए आवेशों के बीच में तुम बल बता दो, ठीक है ना। तो चलते हुए आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लागू नहीं होता, रुके हुए आवेश, स्थिर आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लागू होता है। अच्छा, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है r, अगर उसका मान 10 की घाते -14 मीटर से कम हो जाए, इनके बीच की जो दूरी है ना दो आवेशों के बीच की, अगर 10 की घाते -14 मीटर से कम हो जाए तो कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा, 3 कंडीशन है कब कब लागू नहीं होगा, इतना नोट कर लेना प्यारे बच्चे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में विद्युत क्षेत्र के साथ। कल विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², ये हमने पढ़ लिया F बराबर, ठीक है। और जब हमने पढ़ा जब इनके बीच में कोई माध्यम रख दोगे, माध्यम रख दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माध्यम रखोगे तो बल लग जाएगा 1/4πε, यहाँ ε0 यहाँ ε, Q1 Q2 अपॉन में r²। तो माध्यम रखने पर बल ये लगेगा, वायु में रखा रहेगा तो बल ये लगेगा, ठीक है। दो आवेशों के बीच वायु होगा तो बल ये, दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम डाल दिया तो बल ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने आज पढ़ी है क्लास में, ठीक है जी। कल क्लास अगर चली, वैसे कल तो क्लास नहीं है लेकिन अगर चली तो फिर ये पढ़ाएंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी साथी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। थोड़ा और पढ़ा दीजिए, अगली क्लास भी तो है 11 बजे, 11 बजे मेरी क्लास है मालिक अर्चना दीदी। 11 वाली क्लास कौन लेगा, फिर तुरंत भाग के क्लास लेना पड़ता है अगली मित्र, ऐसे नहीं चलती। चलो आगे देखते हैं।